अस्सलाम वालेकुम। कुतुब उल-दीन ऐबक। एक बार एक तुर्क छोटा बच्चा इसको इसके ख़ानदान से अलग करके निशापुर के गुलाम बाज़ार ले जाया गया। वहाँ पर मशहूर मुस्लिम माहिरुल हयात अबू हनीफ़ा की औलाद काज़ी फ़खरुल-दीन अब्दुल अज़ीज़ कूफ़ी ने इस बच्चे को देखा, जो इन्हें बहुत पसंद आया और इसे ख़रीद लिया। काजी ने इस बच्चे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है लड़के? लड़के ने जवाब दिया, जनाब मैं अपना नाम बताकर अपने नाम की तौहीन नहीं करना चाहता। मैं गुलाम हूँ, इसलिए आप जिस नाम से पुकारेंगे वही मेरा नाम होगा। काजी को इसके जवाब पर हैरत हुई, लेकिन इसे ये बात बहुत पसंद भी आई कि बच्चे में इज़्ज़त नफ्स का एहसास बाकी है। काजी इसे अपने घर ले गया। घर वाले भी इस बच्चे के साथ प्यार से पेश आए और बच्चे ने काजी के बेटों से तालीम हासिल की। उन्होंने इस बच्चे पर ख़ास तवज्जो दी और इसकी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम किया। बच्चे ने बहुत जल्द तीर अंदाज़ी, तलवारबाजी और शाहसवारी में ऐसी महारत हासिल की कि ख़ुद काजी हैरान रह गया। काजी यहाँ इसके एक बेटे ने इसको एक ताजर को बेच दिया। वो ताजर भी इससे बड़ा मुतासर हुआ। एक बार गजनी का बादशाह शहाबुल-दीन गौरी घोड़ों की दौड़ का मुकाबला देख रहा था। ताजर अपने इस गुलाम को लेकर सुल्तान गौरी के पास पहुंचा और कहा कि हजूर, मेरे इस गुलाम को घुड़सवारी में कोई नहीं हरा सकता। बादशाह ने मुस्कुरा के लड़के से पूछा, तुम कितना तेज़ घोड़ा दौड़ा सकते हो? लड़के ने नहायत अदब से जवाब दिया, हजूर, घोड़े को तेज़ दौड़ाने से ज़्यादा ज़रूरी इसे अपना मती बनाना होता है। सुल्तान गौरी ने चौंक कर इसे देखा और एक बेहतरीन घोड़ा इसे देते हुए कहा, लड़के, तुम इस घोड़े को अपना मती और फरमाबरदार बनाकर दिखाओ। लड़का उछलकर घोड़े पर बैठा और कुछ दूर इसे चलाकर ले गया और फिर पलट कर वापस आया। लोग ये देखकर हैरान रह गए कि वापसी में भी घोड़ा अपने इन्हीं समों के निशान पर ही चलता हुआ आया जिन पर वो घोड़ा गया था। सुल्तान गौरी ने सोचा, जो शख्स एक जानवर को इस तरह अपना फरमाबरदार बना सकता है, इसके लिए इंसानों को मुती बनाना क्या मुश्किल हो सकता है। सुल्तान गौरी ने फ़ौरन इस गुलाम को इस ताजर से ख़रीद लिया। वो गुलाम कोई और नहीं बल्कि कुतुब उल-दीन ऐबक था। कुतुब उल-दीन ऐबक 1150 में पैदा हुआ था। वो तुर्किस्तान से आया था और ऐबक नामी कबीले से तल्लक रखता था। लफ्ज़ ऐबक तुर्क ज़बान का लफ्ज़ है। कुतुब उल-दीन ऐबक को तारीख़ में गुलाम ख़ानदान के बानी के तौर पर जाना जाता है और ये ख्याल किया जाता है कि इस ख़ानदान का नाम कुतुब उल-दीन ऐबक से निकला है, जो असल में एक गुलाम था। लेकिन ये भी सच है कि अलहाक से कबल कुतुब उल-दीन को अपने आका मोहम्मद गौरी से दस्तबरदारी का ख़त मिला था और वो एक आज़ाद हुक्मरान के तौर पर अलहाक में आया। कुतुब उल-दीन सुल्तान गौरी के गुलाम घराने में दाखिल होने के बाद ऐबक की जहानत और मेहरबान तबीयत ने सुल्तान की तवज्जो मबजूल कर ली। एक दफ़ा जब सुल्तान ने अपने गुलामों को तोहफ़ा दिया तो ऐबक ने अपना हिस्सा नौकरों में तकसीम कर दिया। इस अमल से मुतासर होकर सुल्तान ने इसे आला ओहदे पर तरक्की दे दी। ऐबक बाद में शाही अस्तबल के अफसर अमीर अखोर के अहम ओहदे पर फाइज हुआ। ख्वारिज़मियों के हुक्मरान सुल्तान शाह के साथ गौरी तनाज़ात के दौरान ऐबक घोड़ों की अमूमी देखभाल के साथ साथ इनके चारे और सामान का ज़िम्मेदार था। एक दिन घोड़ों के चारे के लिए चारा करते हुए इसे सुल्तान शाह के स्काउट्स ने पकड़ लिया और इसे लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया गया। ख्वारिज़मियों के सुल्तान शाह को शिकस्त देने के बाद सुल्तान महमूद गौरी ने इसे पिंजरे में देखा और इसकी मायूस कुन हालत से बहुत मुतासर हुआ और इसे रिहा कर दिया गया। सुल्तान मोहम्मद गौरी की तरफ से इसे बहुत पसंद किया गया। 1192 में तराइन की दूसरी जंग में गौरी फतह के बाद मोहम्मद गौरी ने ऐबक को अपने हिंदुस्तानी इलाकों का इंचार्ज बनाया। बाद में ऐबक ने चहमाना, कैदावाला, चावलकिया, चंदेला और दीगर सल्तनतों में कई मकामात को फतह और छापे मारकर शुमाली हिंदुस्तान में गौरी ताकत को बढ़ाया। जब मोहम्मद गौरी का इंतकाल 1206 में हुआ तो इसने अपने जानशीन के लिए कोई मर्द वारिस नहीं छोड़ा। चुनाचा मोहम्मद गौरी की ख्वाहिश थी कि कुतुब उल-दीन इसका जानशीन हो और फिर इसको बाकायदा इसका जानशीन 24 जून 1206 को बना दिया गया। कुतुब उल-दीन ऐबक दिल और रूह की बहुत सी काबिल तारीफ खसूसियात से नवाजा गया था और इसने अपनी आज़ादी, एहसान और बहादुरी में मशरक़ और मगरिब दोनों में अपने हम असरों को पीछे छोड़ दिया था। वो सिविल इंतज़ामिया के असूलों से बाखूबी वाकिफ़ था और अस्करी अमूर का माहिर था। वो एक अजीम जंगजू और लामहदूद हिम्मत का आदमी था। वो काबिलियत और मेहनत, ताकत और जाहो जलाल के मकाम तक पहुँचा।
اقتدار میں آنے سے پہلے وہ اپنے آقا کا بہت وفادار ثابت ہوا۔ اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے قطب الدین نے اہم شخصیات کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کر لیے۔ اس نے خود تاج الدین یلز کی بیٹی سے شادی کی۔ اس نے اپنی بہن کی شادی ناصر الدین قبادشاہ سے کی اور التمش سے اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی۔ اقتدار میں آنے کے بعد قطب الدین کو اپنی پوزیشن برقرار رکھنے کے لیے بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ ترک افسران پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ وہ سب اس کی طاقت سے جلتے تھے۔ راجپوت بھی ایک بہت بڑا خطرہ تھے جنہیں شکست ہوئی اور ترکوں نے شمالی ہندوستان کی خود مختاری ان کے ہاتھ سے چھین لی۔ اس لیے وہ مختلف مقامات پر ترکوں کے خلاف برسر پیکار تھے۔ دور دراز کے صوبے جن پر ترکوں نے قبضہ کر لیا تھا وہ قطب الدین کے مکمل کنٹرول میں نہیں تھے، جیسے کہ بنگال کا تھا۔ قطب الدین نے ان تمام مشکلات کا مقابلہ عزم کے ساتھ کیا۔ اس نے پہلے دہلی اور لاہور میں اپنی پوزیشن مضبوط کی اور پھر اکثر ترک امراء کو اس کی ماتحتی قبول کرنے پر آمادہ کیا گیا۔ اس نے ضد کے ساتھ یلڈیز کی بالادستی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اسے پنجاب سے نکال دیا گیا اور وسطی ایشیا کی سیاست سے اپنی نوزائیدہ مملکت کو بچا لیا۔ اس طرح سفارتکاری اور طاقت دونوں سے وہ دہلی سلطنت کی علیحدہ اور خود مختار حیثیت کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو گیا۔ قطب الدین اپنی سلطنت کی توسیع کی پالیسی پر عمل نہ کر سکے۔ وہ راجپوتوں کی طرف بھی مناسب توجہ نہ دے سکے جو ترکوں سے اپنے کچھ علاقوں کو واپس لینے میں کامیاب ہو گئے۔ زیادہ تر وہ اپنی آزاد حیثیت کے دفاع میں مصروف رہے۔ قطب الدین ایبک کو ہندوستان میں مسلم حکمرانوں کے بانی کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ قطب الدین ایبک کی یادگاروں میں دہلی کی قوت الاسلام مسجد اور قطب مینار شامل ہیں۔ قطب الدین ایبک 1210 میں چوگان یعنی کہ پولو کھیلتے ہوئے اپنے گھوڑے سے گرے اور ان چوٹوں سے جلد ہی انتقال کر گئے۔ انہیں لاہور میں دفن کیا گیا۔